आपको कह रहे थे ना कि अगर हम लोग आज नहीं समझ पाए इस बात को तो हम लोगों को बड़ा पछताना पड़ेगा कि उस टाइम पे हमने कुछ नहीं किया। अपने बड़े बुजुर्ग एक बात कहा करते कि अगर बारिश का इंतज़ाम करना हो तो चमासा आने से पहले कर लियो। पहले अपनी छात जो है वो कच्ची आया करती ना, तो इसलिए है। अच्छा, सुनाई कम दे रहा। अपनी जो छतें हैं वो पहले कच्ची होया करती और बड़े बुजुर्ग ये क्या करते कि अगर जब बारिश का इंतजाम करना हो तो चमासे से पहले कर लियो, अपनी छत पे माटी मोटी गिरनी है। तो आज वो टाइम है जब हम आपको ये बताने आए हैं कि चमासा बस आने वाला है, अपना इलाज कर लो। पानी का कनेक्शन आधार के साथ जुड़ चुका है आपका, बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, गाड़ी के कागज, मकान के कागज, खेत के कागज, आपकी पूरे परिवार के कागज एक आधार कार्ड की गिला जुड़ चुके हैं। अगली बार जब मैं चौथी डोज लगाने का धक्का करेंगे तो सिर्फ आधार बंद कर देंगे, कुछ नहीं करना उन्हें। सारे कुणबे का अगली डोज लाग लेगी तो आधार खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलता। आधार नहीं खुलता तो बैंक में तो पीछे नहीं कटवा सकते, गैस भी नहीं आवे, पानी भी नहीं आवे, बिजली भी नहीं आवे। मीटर का कनेक्शन काटने के लिए पहले बिजली वालों को गांव में आना पड़ता था, चिप वाले मीटर काटने के लिए वहीं से कट जाएगा, आप आने की जरूरत नहीं है। पानी का कनेक्शन नया आधार के साथ जुड़ा हुआ है, अब आपका पानी का कनेक्शन न्यू को नहीं पानी मिला। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो प्रेसिडेंट है, जो उसका हेड है, उसने 2 साल पहले कड़ा होकर के हर देश के मुख्यमंत्री और हर देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को कड़े शब्दों में बोला था कि पानी की राशनिंग स्टार्ट कर दो, पानी वेस्ट कर रहे हैं ये लोग। तो इन्होंने लोगों को यह कहने के लिए कि पानी आप खराब करते हो, इन्होंने अपनी टंकियों के ऊपर पानी ही जल है, पानी बचाओ ये करना। आड़ा लिख रहा पशु पक्षी जल प्रकृति के, इनको मत संहार मत करो। यहां लिख रहा है कि वृक्ष जो है ना वो प्रकृति के उपहार हैं, उनका संहार मत करो, ये आपको बता रहे हैं। लेकिन वहां हसदेव में लाखों एकड़ जमीन पर जो जंगल है वो काटने लग रहे हैं। कितने आरामी है। मारी जो टुंटी है गांव में, वह 3 घंटे सवेरे चलेगी, 3 घंटे रात में चलेगी और कति फरी चलेगी, और शीश गांव में नहीं चलेगी, मेरे गांव में भी चलेगी, इसके गांव में भी चलेगी, सारे देश में वो पानी फ्री चलेगा और उनके आगे वो टुंटी भी नहीं लगाते। उन्हें पता को नहीं था कि इससे जो पानी का वाटर लेवल है नीचे चला जाएगा। उनको पता था कि अगर इनके पास कुएं बच गए और इनके पास अपने बीज और अपने डांगर, अपनी जमीन हुई तो ये लोग लड़ने आ जाएंगे। तो पहले इनकी जमीन को बैंकों में किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे गिरवी रखो, फिर इनके डांगरों के बीज कंट्रोल करो, फिर खेत के बीज कंट्रोल करो, फिर इनका राशन कंट्रोल करो, फिर पानी कंट्रोल करो, फिर बिजली करो। हाथ की चाकी आपके पास नहीं, हाथ का गंडासा आपके पास नहीं, शरीर आपका तोड़ दिया कि अब आप काम भी नहीं कर सकते। अब आपको मशीन की जरूरत पड़ेगी। खेत में पेट्रोल डीजल बैन कर दूंगा 4 साल के अंदर, ये नितिन गडकरी ने जिस टाइम पे बोला था जब ये अग्निवीर आए थे। अग्निवीर बाहर निकलेंगे, आपका पेट्रोल डीजल बैन होएगा, ट्रैक्टर नहीं चलेगा, तो डांगर भी नहीं है, बड़द भी नहीं है गांव में काम करने, खेत में काम करने के लिए। और बड़दा पे तो खेती होवे भी को नहीं, क्योंकि आपने पेस्टिसाइड और यूरिया डाल के वह जमीन इतनी करड़ी कर रखी, हर साल आपने बड़ा ट्रैक्टर चाहिए। इस ट्रैक्टर तो बात नहीं बन रही भाई, 45 हाथ पावर वाले में बात नहीं बन रही, 50 वाला लाओ भाई, फिर 60 वाला लाओ भाई। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? हर बार इतनी भारी भारी मशीन आपके खेत में घूम जाती है, वो जमीन को फिर पत्थर बना के चली जाती है। अब आपको यह देखना है कि अगर सरकार में कोई तड़ी पार आ जाए या आदमखोर आ जाए जिसकी कुर्सी लाशों के ढेर पर ही रखी हो और उसका जी कर जाए कि एक बार और बढ़िया वाले इंजेक्शन लाने सबका हर लाने पड़ेंगे और वो पानी बैन कर दे और बिजली बैन कर दे। जब बिजली ना हो तो चून कड़ मतलब आटा कहां से लाओगे, ये सोचा है कभी? मतलब समझो आप, मोदी एक बार करेगा टीवी में हाथ ऊपर करके मोदी लाग गयो, ठीक से बोले। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, ईब कौन लगवावे। अब की बार आदमी अब इतनी जल्दी नहीं लगवाएंगे, क्योंकि सब अभी क्या है जो दूसरे देशों में है ना, वहां उन्होंने कंट्रोल ग्रुप नहीं छोड़ा। कंट्रोल ग्रुप मतलब क्या है कि लगवाए और बिना लगवाए का वहां फर्क नहीं पता, क्योंकि वहां सब कहलावे में पैदा होते ही, तो कोई न्यू नहीं कह सकता कि इस इंजेक्शन तक कुछ गड़बड़ हुई है।
इंडिया में क्या हुआ कि कुछ लोग खड़े हो गए और बोले नहीं लगने देंगे, उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लिए, और कुछ लोगों ने सर्टिफिकेट भी नहीं बनवाए, वह खड़े हो गए। अब आप अपने गांव में नजर दौड़ाओगे तो पैदल चलते हुए 10 आदमी जानते हो ना, जिनके शरीर में लगने के बाद कोई रिएक्शन होया था, जैसे किसी का बुखार आ गया, किसी का एलर्जी होगी, खारिश होगी, या कुछ चक्कर चुक्कर आ गए। जिसका कुछ नहीं होया वो तो ना लगे बराबर ही है, लेकिन जिसका बुखार आया था वो आदमी आज सड़क पे चलता हुआ साफ दिखाई दे जाता है कि ये लगवाया हुआ मानस है। उसका शरीर खत्म हो, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और 2025 तक, अगले साल के एंड तक, या तो वो परमानेंट बीमार हो चुका होगा या वो मर चुका होगा। हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, लकवा, नपुंसकता, बांझपन, पेट में दर्द उठा, आपने अपने रिश्तेदारी में सुना होगा, पेट में दर्द उठा, अस्पताल ले गए, पाया नहीं, दिमाग की नस फूल गई। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, देखो अगर आज भी अगर हम लोग अपना खान पान ठीक कर लेंगे ना, मैं आज इसलिए आए हैं आपके पास गांव में कि अगर जब गाम राम ने न्यू दिखता हो कि ये जो बालक जो बात कह रहे हैं उसमें सच्चाई है, और इनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ इसके अंदर नहीं है। हम कोई सामान बेच के नहीं जाएंगे आपके पास, हम नहीं कहेंगे हमारा साथ दो हम बचावांगे ना, वो आदमी फ्रॉड है जो ये बोलेगा कि हम बचाएंगे, जो कहता है। गांव आपका है, बच्चे आपके हैं, भविष्य आपका है, बचाने भी आप नहीं पड़ेंगे। हाँ, क्योंकि आपके पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है, जानकारी नहीं है कि ये सारी चीजें हमारे को कैसे पता चली। 3 दिन लगाते हैं ट्रेनिंग का अपने यूथ को यहीं आपके गांव में ही, ताकि पूरा गांव देख ले कि क्या ट्रेनिंग होती है। जिसका जी कर रहा हो, नींद आ रही सो जो, नहीं तो जो यूथ है जिसको लगता है कि अपना गांव बचाना है, अपने गांव में ट्रेनिंग करो या कहीं भी कर लो। आप 3 दिन में पूरा षड्यंत्र समझाएंगे कि खेती ऐसे खराब करी गई ऐसे ठीक होएगी, एजुकेशन ऐसे खराब की गई ऐसे ठीक होगी, ये ऐसे ठीक होगी, ये ऐसे ठीक होगी, हर चीज बताएंगे। तो जब वो सारी चीजें आपस में कनेक्ट होती नजर आएंगी तो आपको पता चलेगा कि आप एक भी चीज को छोड़ नहीं सकते। मैं पहले क्या सोचा करता कि मैं एजुकेशन पे काम करता हूं, मेरे को पास एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से मैं 3 साल की उम्र के बच्चे का टैलेंट बता सकता हूं कि इस बच्चे के पास ये टैलेंट है। पहले मैं सोचता था कि सिर्फ एजुकेशन ठीक कर दो और एम्प्लॉयमेंट वाली एजुकेशन ला दो, सब ठीक हो जाएगा। फिर मैंने बोला वो एम्प्लॉयमेंट देंगे क्यों कर, एक बच्चा है जो टेक्निकल काम के लिए बना है, वो टेक्निकल गांव में तो कुछ टेक्निकल छोड़ा ही नहीं इन्होंने। क्लेसर भी बाहर जा लिए, कपड़े वाली दुकान भी जा ली, लोहे वाली लोहार भी जा लिया, सुनार भी जा लिया, कुम्हार भी जा लिया। वो टेक्निकल काम क्या करेगा, वो तो कंपनी के पास नौकरी करनी पड़ेगी उसको। तो फिर वापस गांव, इसका मतलब है कि अपने को अपने गांव के लोगों को समझाना पड़ेगा कि यो अपने हाथ वाले काम पे वापस अपन लेना पड़ेगा। फिर सोचे कि अगर यह चीज ठीक है, खाना पानी ठीक नहीं है, इसका मतलब खेत में अगर खेती ठीक नहीं है तो फिर उसको भी नहीं काम बढ़े, यानी कि खेती पे भी काम करना पड़ेगा इसका मतलब। तो वो फिर समझ में आया कि असल में हम जो काम कर रहे हैं वो जो दिवाली पे लड़ी जलाया कर उस पर काम कर रहे हैं, जो माड़ा के मणके हो उस पर। 2-3 तरह के कनेक्शन होते हैं आपस में चीजों के। जैसे आपके घर में बिजली का कनेक्शन है, वो पैरेलल में होता है, एक बल्ब फ्यूज हो गया, बाकी पूरा घर की रोशनी कहीं नहीं जाएगी, वो चलती रहेगी। एक चीज खराब होगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना जी, क्योंकि वो पैरेलल में है। लेकिन जो लड़ी है या माड़ा के मोती है, लड़ी में, दिवाली वाली लड़ी में, वो जो सीरीज में जुड़ी हो है ना, वह एक बल्ब अगर जब फ्यूज हो जाए वो तोड़ना पड़ेगा, वो निकाल के उसको डायरेक्ट करना पड़ेगा, तब चलेगी, नहीं तो सारी बंद हो जाएंगी, किसी में नहीं बिजली जाओगी। ऐसा होता है ना। तो ये जो आपा जो बात कर रहे हैं हम, कई बार ऐसा लगेगा कि यार तुम तो खिचड़ी पका दी, सारी बात कह दी, एक बात कहनी थी, लेकिन बात तो सारी आपस में जुड़ी हुई है एक दूसरे से। आप एक चीज पर काम कर ही नहीं सकते, और लंबी बात है, 2 घंटे में, 3 घंटे में, आधे घंटे में समझ में नहीं आएगा। समझ में आएगा जब इस पर लंबी चर्चा चलेगी, लंबी बहस चलेगी, जब आपको अंदर से महसूस होगा और फिर महसूस होगा कि हाँ भाई करना पड़ेगा। तो गांव में पता सबको चल जाए, बदलने के लिए 10-20 लोग निकल के आ जाए, पता सबको चलना चाहिए कि इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। जिसके डाउट हो पूछते रहो, लेकिन इस पर निकलने के लिए जितने लोग निकलना चाहते हैं निकल जाओ, और निकलने के बाद में उसके बाद अपना गांव में काम चालू कर दो। आज चालू करेंगे, अगर आज अपने खेतों को जैसे हमारा एक वो है
हम ये नहीं कहते कि केमिकल डाल के आप कुछ भी मत डालो, सिर्फ गोबर वाली खाद डालो, ऐसा नहीं बोलते। हमारा स्लोगन ये है, पहली बार पूरी पैदावार बिना केमिकल बिना बाजार, मतलब आपके खेत में पूरी पैदावार होगी, इसकी गारंटी हमारी है। अगर आप लोग हमारे हिसाब से खेती करने को तैयार हो, हमारे हिसाब से इन द सेंस कि केमिकल नहीं डालना बाजार वाला, हम अपना खुद बनाएंगे घर पे, हम लस्सी तक बना लेंगे, हम अपने गोबर से बना लेंगे, हम अपने मूत्र से बना लेंगे, गोमूत्र से बना लेंगे, उससे प्रोडक्ट बनेगा, जो केमिकल बनेगा वो हम खेत में डालेंगे। तो जो पोषण हमको डीएपी यूरिया से मिलता है, वो पोषण हम उससे ज्यादा जो बाकी के पोषण है वो सारे हम अपने घर से दे सकते हैं। तो पहली बार पूरी पैदावार, कोई पैदावार कम नहीं होगी आपकी। पहली बात तो बाजार से सामान नहीं लाना पड़ेगा, जो सामान बेचोगे वो सामान खरीदने के लिए शहरों में लोग बैठे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि नुकसान कोई नहीं है किसान को, लेकिन करने के लिए आगे आना पड़ेगा। पहले सीखना है, समझना है, समझ में आ जाए तो आगे बढ़ना है। तो इस प्रोसेस पे जब हम लोग आगे बढ़े तो हमको एक बात समझ में आ गई कि ये अवेयरनेस का मसला है, जागृति का। आपका गांव जब तक जागेगा नहीं, जब तक उसकी सोच में बदलाव नहीं होगा, हम जैसे लोग या दूसरे लोग सिर्फ बढ़िया बढ़िया बात कंधे रवांगे, बदलेगा कुछ नहीं। आज खेत के अंदर अगर केमिकल डालना बंद करेंगे तो 3 साल में हमारी जो मिट्टी है जमीन की वापस वैसी हो जाएगी कि हम लोग अपनी खेती हल से कर पाएंगे। मतलब कहने मतलब है कि अगर मशीन कल न खत्म हो जाए, डीजल पेट्रोल बंद भी हो जाए, तब तक हम लोग अपनी मशीन बनाने के दिशा में काम कर सकते हैं कि हम अपनी मशीन कैसे बनाएं कि हम कंपनियों के ऊपर निर्भर ना रहे। इन्होंने मशीनें ना बना पाए, इसीलिए पहले हमारे घरों का लोहा भी खत्म कर दिया इन्होंने। आज कोई आइटम लोहे की नहीं आती आपके यहाँ, सारी में फाइबर के आते हैं, सब कुछ प्लास्टिक का आता है। लोहार खत्म कर दिया तो लोहा खत्म हो गया। तो अब आपके पास हथियार बनाने भी लोहा नहीं है। कल न गुंडे आम है आपके घर में घुसे हैं तो जेड़ी भी नहीं है, वाद सोंगली दो वाली बात है, 2 सिंगड़ी कोई सी भी नहीं, मतलब कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने हमारे पास। और जो आइटम आने लग रही हैं वो एल्यूमिनियम की देते हैं वो लोग जानबूझ के, ताकि हथियार ना बन पाए। अब खेत भी, फिर घर भी, फिर बच्चे भी, फिर खाना भी, सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग नॉलेज पे काम करेंगे। बेसिकली हमने ये सोचा कि एक चीज़ का पता लग गया तो उसको गाम राम को क्यों ना बचाया जाए। और इस मुहिम शुरू करी हमने 2022 में, मतलब 2017 में निकले थे हम 16 में घर से, लेकिन 2022 में हमने जनता सरकार मोर्चा नाम से एक संगठन तो नहीं है, संगठनों का समूह है। मतलब अब इसमें कोई प्रधान प्रधान कुछ नहीं है, इसमें बस ये है कि जिसका काम करना जी करे कर लो, जिसका ना जी करे ना करो। जो समझाना चाहो समझा दो, जो खेती पे करना चाहो खेती पे कर लो, जिन्हें एजुकेशन पे करना उस पर कर लो। तो उसमें हमने एक मुहिम चालू करी थी कि हमें यह पता चल जाएगा कि हमारे साथ इस प्रदेश के कौन से गांव के लोग जुड़े हैं जो वाकई में जुड़े हैं। तो एक पिछले साल एक मुहिम शुरू करी कि हर घर से 2 चम्मच घी लावांगे हम। उसका मसला क्या है कि एक तो हर घर तक हमारी बात पहुंचेगी, और दूसरा ये है 1 चम्मच तो घी है हमारा शहीदों के लिए, जिन्होंने 7.5 लाख जो शहीद थे, जिन्होंने कुर्बानी दी आज़ादी के लिए। और 1 चम्मच घी है भविष्य में अपने गांव पे काम करने के लिए, कि हम अपने गांव की अगली जनरेशन के लिए काम करना चाहते हैं। और 23 मार्च को हमने पिछले साल हुसैनीवाड़ा में पंजाब में एक जोत जलाई थी। वो 23 मार्च फिर आने लग रहा है शहीदी दिवस। और पिछली बार हमने कार्यक्रम किया था गोहाना में, इस बार 2024 में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं दादरी में। दादरी के अंदर सरस्वती वाटिका है। सुबह 10 बजे 23 तारीख को हम लोग वहाँ इस भगत सिंह की शहीदी दिवस के ऊपर एक कार्यक्रम रख रहे हैं, जिसमें यदि आपको लगता है कि इस मुहिम के अंदर गांव आएगा, इकट्ठा होगा, ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई ये सिर्फ कह करके और ख़त्म करने वाले लोग नहीं हैं। आपके गांव में पहले सरपंच होते थे देवेंद्र सांगवान, देवेंद्र ही नाम था ना सरपंच, सुरेंद्र था, देवेंद्र उससे पहले था क्या? बना ही नहीं था, उन्होंने लड़ा था, चुनाव लड़ा था, है ना? लड़ा भी नहीं, सुरेंद्र था वो। एक लड़का था देवेंद्र जिसने चुनाव लड़ने का प्लान किया था मेरे साथ। हाँ, इंस्टीट्यूट वगैरह पढ़ाने का, कोई कोचिंग वगैरह का उनका काम है।
मास्टर जी ना। तो मेरी बात हुई थी सन 2018 में उनसे। मैं 2016 में गांव गांव घूमया करता मैं। उन दिनों उन्होंने मेरी एक वीडियो देखी थी कि मैं गांव के लोगों को ये बताया करता कि हमारे पास एक विद्या है जिसकी वजह से हम गांव के अंदर मतलब पूरा 100% रोजगार देने वाली शिक्षा अपने गांव में शुरू कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि आप हमारे गांव में कार्यक्रम शुरू करो। तो फिर प्रोग्राम भी फाइनल हो गया था। फिर शायद आपके यहाँ कोई डेथ हो गई थी नहर में डूब कर कोई 2 साल पहले। हाँ, तो प्रोग्राम से 1 दिन पहले 2 दिन पहले ये हो गया। फिर उसका फ़ोन आया जी फिर करांगे। फिर वो कहीं बात रुड़ गई इधर उधर। मेरा जो कहने का मतलब ये था कि हम इस पर लंबे समय से लगे हुए हैं। कि 2018 में चला करते तो कुछ लोग ने कहा करते कि इनका पॉलिटिकल विजन है, ये लोग चुनाव लड़ेंगे। हम ये कहते हैं हम चुनाव लड़ेंगे नहीं, हम आप लोगों को ये बता देंगे कि आपको अपना कैंडिडेट चुनना कैसे है। हम नहीं बताएंगे कौन चुनो, हम तो ये बताएंगे कि यो तरीका है एक्चुअल में अपने बीच के आदमी को वहां तक लेके जाने का। एक रास्ता है कि आपके बीच का आदमी जाए। अब हमने पिछले चुनाव में भी लोगों को बोला, अभी भी बोलते, लेकिन लोग जागरूक नहीं है, तो इसलिए अभी हमने इस विचार को छोड़ दिया। हमने एक बात कही जी, हर गांव अपने 5 कैंडिडेट दे दो एमएलए के चुनाव के, कि ये मेरे 5 एमएलए हैं। 1 महिला दे दो, 1 एससी दे दो, 1 ओबीसी दे दो, 2 जर्नल के दे दो। आपका 10 जी कर रहा 10 दे दो, चाहे 15 दे दो, मतलब अपने गांव में तक ये 15 एमएलए हमारे, इनमें से बताओ कौन सा एमएलए बढ़िया छांटेंगे। हमने कहा ठीक है, इस गांव मान लो इस हल्के में 50 गांव हैं और 10-10 बालक दे दिए हर गांव ने, 500 बच्चा हो गया जो एमएलए का कैंडिडेट है। 500 बच्चों की वही ट्रेनिंग करेंगे कि देश बर्बाद कैसे हुआ और इसको ठीक कैसे करना है। तुम एमएलए बनने के बाद तुम्हारे पास क्या पावर है। वहां चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं करना क्या है। वो तो सोचते हैं थाने में फोन करने कोई काम करना बोलते हैं, ट्रांसफर कराने कोई काम बोलते हैं। वो तो सड़क बनाना गली बनाना इसको काम बोलते हैं। सड़क बनाना गली बनाना काम नहीं है, पॉलिसी बनाना काम है। और अगर उनमें से मारा तो बालक चपड़ासी भी लगेगा, मारा बालक तो चपड़ासी भी लगेगा तो पेपर देवेगा, और एमएलए बनेगा नहीं बन जाएगा। हम 500 बालकों का पेपर लेंगे, जो फर्स्ट आवेगा बन जाए एमएलए। हम सारे जने देंगे, तेरे को अपने घर से 1 रुपया नहीं लगाना, हम लगाएंगे। और वो आपके गांव का भी हो सकता है, उनके गांव किसी का भी हो सकता है। जेन्युइन आदमी जाना चाहिए। हमने 2 ही कंडीशन रखी थी, तो वहां जाने के लिए 2 ही कंडीशन चाहिए, ना तो उसके परिवार में पहले कभी किसी ने चुनाव लड़ा हो, और दूसरी कंडीशन थी चोर और जार नहीं होना चाहिए उसकी फैमिली में कोई भी पिछला इतिहास, खानदानी आदमी, मतलब कहने का मतलब। इसमें क्या बुराई बात है। और हमने कहा कि देखो इसके अंदर हमारा कोई लॉजिक नहीं, हमारी कोई पार्टी कुछ नहीं। आप उस आदमी को ले जाओ जो ट्रेंड आदमी है, जिसको मालूम है कि ये तेरी पावर है, ये तेरी कमियां हैं। और हम बच्चों को कहेंगे 5 साल नौकरी करनी है भाई, फार्म भरो। राजनीति में आना नहीं चाहता हमारा नौजवान, ये पीछे बैठे हैं। हम कहेंगे तो ऐसी नौकरी है, 5 साल नौकरी, मौज मिलेगी, सारी जिंदगी पेंशन मिलेगी, आओ भरो फार्म। है भाई, चपड़ासी के लिए भी तो भरते हो, उसके लिए भी तो भरते हो। नौजवानों को वहां लेकर के जाएंगे, लेकिन वो हम इतना लोगों तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि गांव के लोग सोचते थे कि ये तो 2019 में चुनाव लड़का हो जाओगा। हम नहीं लड़े। अब 24 में अब कभी कह लो भाई कोई बात नहीं, हम फिर आ जाएंगे समझाने के लिए, जब लगे जब आ जाएंगे। तो अभी के लिए तो इतना सा ही है जी कि 2-3 चीजें हैं आपकी, मतलब आपसे रिक्वेस्ट है। पहला नंबर, 23 तारीख के लिए अपने गाँव में से जो 1-1 2-2 चम्मच घर से घी इकट्ठा करके 23 तारीख को तो वहाँ पहुँचो दादरी में, सरस्वती वाटिका, सुबह 10 बजे। दूसरा है जी, अपने नौजवानों को इसके लिए तैयार करो कि 23 वाले कार्यक्रम के बाद अपन पूरे गांव को एक जगह इकट्ठा करके फिर समझा ला कि असली झगड़ा क्या है। आज तो खैर आप लोगों को पता नहीं था कि मसला क्या है और किस मसले पे बात करेंगे। उस दिन कम से कम हम लोगों को पता होगा कि हम 3-4 घंटे के लिए बैठेंगे और सारे मसलों पे बात करेंगे, ताकि पूरा षड्यंत्र हमारे दूसरे लोग जो गाँव के हैं वो भी समझ सकें और इस लड़ाई में आगे आ सकें और अपने गाँव को बचा सकें। तो यह असल में बीज बचाने की लड़ाई है जी। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसके अंदर सारे के सारे साथ आएंगे। दूसरा एक बहुत बड़ा मसला अपने समाज के अंदर है, जिसके ऊपर हम बड़े लंबे अरसे से लड़ रहे हैं। आप सब लोगों की ज़मीन जो है, पूरे गांव की ज़मीन, लगभग सब की ज़मीन किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर बैंकों में गिरवी पड़ी है। और दूसरा, आपकी जो सामूहिक ज़मीन है, जैसे ये ज़मीन है ना, या ज़मीन हुई या आंगनबाड़ी की हुई या दूसरी हुई, ये और जोड़ की है, अस्पताल की है, स्कूल की, वो सारी ज़मीन सरकार ने अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली।
तो आपकी जमीन आपके पास है नहीं, और जो पंचायती जमीन थी उसकी सरकार ने रजिस्ट्री करवा ली। अब आपके पास कुछ नहीं बचा है। ये जमीन भी आपकी जाने वाली है बहुत ही जल्दी। 2030 तक का प्लान है इनका, एजेंडा 2030। इसके दौरान बीच में एक बार बैंक जो है बिल्कुल फिनिश होएंगे सारे के सारे। इन्होंने छोटे छोटे बैंक बंद करके ट्रायल करके देख लिया है। तो और आप लोगों को उससे पहले इन्होंने हर आदमी को कर्जे में डालना है। तो आपका गांव क्योंकि पहाड़ के एरिया के में आता है, तो आपके गांव में डंपर, ट्रक, ये सब भी खूब होंगे, गाड़ियां भी। तो आपके यहाँ पर कर्जे में भी बहुत लोग होंगे जिनका काम नहीं चल रहा। जानबूझकर जो लोग थोड़े कमाते हैं, जो लोग सिर्फ अपने परिवार जितना ही काम करते थे, खेती को भी घाटे का सौदा बनाना और आपका जो बिजनेस है उसको भी बर्बाद करना, ये इस प्लानिंग का हिस्सा है। तो आप कुछ भी काम करते हो, आपका धंधा चौपट होना तय है। 3-4 कामों को छोड़ के, इंटरनेट से जुड़ा काम हो, टेलीकॉम से मोबाइल से जुड़ा काम हो, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला काम, मोबाइल का काम, कंप्यूटर का काम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी वाला काम, और दवाइयों वाला काम, डॉक्टर से जुड़ा काम, डॉक्टर से जुड़ा कोई भी काम हो, एम्बुलेंस हुई, दवाइयाँ हो गई, मास्क हो गए, सैनिटाइजर हो गए, ये सब चीज़ें, इनको छोड़ के बाकी सबके धंधे चौपट होने तय हैं। बाकी सारों के धंधे धीरे धीरे बड़ी बड़ी कंपनियों को ट्रांसफर हो जाएंगे, ऑनलाइन उसमें चले जाएंगे। नए बच्चों को ये लोग आदत डाल ही रहे हैं ऑनलाइन खरीदारी की। तो अब आपके गांव के अंदर बहुत सारे लोग कर्जे में होंगे जिनका कर्जा नहीं उतर रहा है। हमारे पास वो दस्तावेज हैं जिसकी मदद से पूरे गांव को कर्जे से मुक्त किया जा सकता है। पूरे गांव को, किसी भी आदमी के पास, किसी भी आदमी को मतलब इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है कि उनका ट्रक वो लोग ले जाएंगे या उनकी जमीन हमारी चली जाएगी। ये कर्जे में लगा करके ही करने जा रहे हैं। तो हम बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा इस मसले पर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ी रिट डालने वाले हैं। तो आप लोगों में से किसी को अगर ये लगता है कि कोई गांव का आदमी ऐसा है जिससे कर्जा नहीं भरा जा रहा है और वो कर्जा कैसे भरा जाए, तो उसके लिए हम लोग आपको एक लॉजिकल मसला बताते हैं। ये सारे दस्तावेज हमने बैंकों से इकट्ठे करके लिए। हमने ना बैंकों से इकट्ठे किए, आरबीआई से कागज लिए, भारत सरकार से लिए, वित्त मंत्रालय से लिए। हमने उनसे सिर्फ इतना पूछा था कि ये सुप्रीम कोर्ट में गए थे हम लोग, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हमने ये 1-1 रुपये हैं हमारे पास। ये 1 रुपया है कागज का, ये 1 रुपया है 1871 का, इसमें 90% चांदी है, और ये 1 रुपया है लोहे वाला। 1 रुपया और लेके गए थे 1944 वाला, 4 रुपये थे हैं। हम जाकर के हमने सुप्रीम कोर्ट में ये रख दिया, जी इनमें से असली रुपया बता दो कौन सा है। हम जब किसी से पूछते हैं, गांव वालों से या किसी पढ़े लिखे आदमी से, तो वो बताता है जी चांदी वाला रुपया असली है, वो ऐसा बोलता है। मैं कहता हूँ फिर यो क्यों चलाओ तुम, जयू असली है तो। और अगर ये असली है तो फिर इस पे भी 1 रुपया लिख रहा है, इस पे भी 1 रुपया, दोनों को बैंक में लेके जाओ, इसको भी 1 रुपये में लेता है बैंक और इसको भी 1 रुपये में लेता है। इसका मतलब रुपया इस बात पे निर्भर नहीं करता कि वो चांदी का है या कागज का है या लोहे का है। जैसे कि 1 किलो का बट्टा चाहे पत्थर का हो, चाहे लोहे का हो, और चाहे कांच का हो, 1000 ग्राम होना चाहिए तो 1 किलो है, बात खत्म। क्यों जी, क्या कहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही रुपया भी चीजों के मूल्य का मूल्यांकन करने का मापक है। वो जो मापक है उसका कोई मानक होता है कि रुपया किसने क्या करें। तो हम एक कागज लेके आए हैं जो पेपर करेंसी एक्ट 1882 के नाम से मशहूर है। पेपर करेंसी एक्ट 1882 ये कहता है कि 15 रुपए में 1 मोहर होगी और यही भारत के रुपए का स्टैंडर्ड होगा। भारत के रुपए का, ध्यान देना मैंने जो बोला है, भारत के रुपए का स्टैंडर्ड होगा 15 रुपए में 1 मोहर। मोहर होती है 1 तोला सोना, 1 तोला सोना होता है मोहर में, 11.664 ग्राम सोना। उस हिसाब से 1 रुपए की जो वैल्यू निकलती है वो 777 मिलीग्राम सोना है। जो ये कागज के जो दूसरे नोट हैं, जो ये वाले नोट हैं, इनके लगभग 4970 के करीब बनते हैं, यानी कि 5000 के करीब। यानी ये 5000 रुपए में जितना सोना आता है उतना ही सोना भारत के 1 रुपए में आता है। अब आपको ये लगेगा कि ये भी तो भारत के रुपये हैं, है ना, आपको ये लगेगा नहीं भारत के रुपये हैं। ई रुपये का नाम सुना आप लोगों ने?
डिजिटल करेंसी नए नौजवान बच्चा ने सुना ना, देखना उसमें 1 रुपया नहीं है, वो 2 रुपए से स्टार्ट है, ठीक है। और 1 रुपए के ऊपर लिखा होता है भारत सरकार, देखो ध्यान से लिखा ना जी, भारत सरकार। ये भारत सरकार का करेंसी नोट है। और इसके बाद 2 रुपए से लेकर बाकी हर नोट के ऊपर कहीं भी भारत सरकार नहीं लिखा होता, इसमें लिखा होता है भारतीय रिजर्व बैंक। और रिजर्व बैंक एक प्राइवेट संस्था है जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंडर आती है। और उसको भी ये कहा गया था कि तुम्हारे वाले 1 रुपए का भी वही मानक रहेगा, तब तक तुम्हारे नोट असली रहेंगे। ये बैंक नोट है, ये करेंसी नोट है, ये भारत की करेंसी का नोट है, ये बैंक के मुद्रा के नोट हैं, बैंक मुद्रा का नोट है, आरबीआई का नोट। तो जब तक इसकी वैल्यू इसके बराबर, ये वाले 100 रुपए और ये वाले 100 रुपए जब तक बराबर है तब तक ये असली हैं। अगर इससे वैल्यू कम हो जाएगी तो ये नकली हो जाएंगे। आज के टाइम बैंक वाले आपको 1 रुपया नहीं देते कभी भी। जो एक बार चला गया बैंक में तो उल्टा नहीं आंदा, वो इसलिए नहीं देंगे क्योंकि इसके बदले में 777 मिलीग्राम सोना लेने के आप हकदार हो। इसके बदले में आरबीआई मना कर सकता है आपसे। और इसीलिए हम जब बैंक वालों को यह कहते हैं कि तुमने जो हमको 50 लाख का लोन दिया था, वो 50 लाख का लोन इस असली रुपये में दिया था कि इस नकली रुपये में दिया था। 1000 से ऊपर लोगों के आवेदन लगा चुके हैं हम। जय अगर असली रुपये में दिया था तो असली रुपये में जो तेरे ट्रक की वैल्यू है, जो 50 लाख, मान लो आप 50 लाख मान के चला कि तेरे ट्रक की कीमत 50 लाख मान ली मैंने, इस 50 लाख में जितना सोना आवे, तेरे इन नोटा में जितना सोना आवे उतना सोना मेरा 1000 रुपया में आवे, ये जो इनमें, तो मेरे ये 1000 रुपये तेरे 50 लाख बराबर हैं। अगर तने ये तो दिए हैं तो तू जाएगा जेल में, बैंक वाला। और जब तने ये दिए हैं तो यह पकड़ अपने 1000 रुपये मेरा एनओसी दे। 1000 से ऊपर लोगों के आवेदन लगा चुके हैं। आज तक बैंक वालों ने यह नहीं कहा कि हमने थारते नोट नकली दिए कि असली दिए। हमने कहा, बैंक मैनेजर ने बोला कि डॉक्टर साहब आप तो बकाओ हो लोगों ने। मैंने कहा बताओ कैसे? आप न्यू कहो कि नकली नोट है। मैं कहा हाँ कहूं हूं, मैंने लिख के दे रखा तेरे तक ये नकली नोट है, तू लिख के दे दे कि असली है। क्या तकलीफ है लिखण में जी? बैंक वाला तो रशा ही ना हो, तारा प्रिंटर ना हो तो मैं प्रिंटर ले आऊंगा, तार पर लिखा ना तो मैं लिख दूंगा, तो मोर मार कर दे दियो बस, मैं लिख दूंगा कि असली नोट है। नकली है तो जेल में जाओगे, किसका जो, और असली है तो फिर इसकी वैल्यू या होनी चाहिए 770 मिलीग्राम सोना। अब जब ये सारा का सारा गेम प्लान समझा तो मैनेजर के समझ में आ गई कि यू फंसा को नहीं। वो मेरे तब बोला कि डॉक्टर साहब ऐसा है, चलो आप न्यू काम करो, मारते हैं नकली दे दो। आप न्यू कहो ना भैया नकली है, आप मारे नकली दे दो। मैं कहा फिर एक काम कर दे, तो यह बात कागज पे लिख के दे दे। जोन से रुपये तो कहो है ना, जोन से दे रखे वह दे दो, तो यह लिख के दे देना। लिख के देने में क्या तकलीफ है तने? और मैं कोई एकला थोड़ी मांग रहा हूं, मैं तो 1000 लोगों के आवेदन लेकर बैठा हूं। ये मैं बात कर रहा हूं जनरल मैनेजर से, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जनरल मैनेजर दिल्ली में बैठ के मुझसे बात कर रहा हूं। 7 तो जोनल मैनेजर बैठे हुए हैं और जो बैंक का मैनेजर था जिसने लोन दे रखा था वो बैठा था, और जिसने ले रखा था भाई ने वो बैठा था, उसका 6 करोड़ का लोन था। तो मैंने उसको ये बोल दिया, फिर वो फंस गया। फिर ने बोला आपको पता है कि आप ये जो स्टैंडर्ड है रुपए का, गोल्ड स्टैंडर्ड, कि आपने याद है आपके बड़े बुजुर्ग क्या करते, मेरे दादा बताया करते कि सरकार पे जितना सोना होगा उतने नोट छाप सके। यह लाइन सुनी आपने? है ना, सुना करते ना भाई, जितना सोना होगा उतने नोट छाप सके। वो सोना कितना है यो किसी ने नहीं बताया आज तक, आप तय वो मैं बताने लग रहा हूं। वो इतना सोना है, एक नोट जो 1 रुपए का छपेगा 770 मिलीग्राम सोना होगा उसके बदले में। यो उसमें लिखा हुआ है, कानून में लिख रहा है यो। अगर जिस नोट के बदले में आरबीआई के पास सोना नहीं है वो नोट नकली है, ये उसमें कानून में है। तो कानून तो चलेंगे ना, आप तो सरकार भी तो कानून तक चलो, तो मान्यता भी दो हमारा कानून के हिसाब तुम्हारा हक दो। अब हमने जब यह बात कही तो मैनेजर ने बोला डॉक्टर साहब गोल्ड स्टैंडर्ड तो कदे का खत्म हो लिया। मैं बोला इसका मतलब पता है आपने मैनेजर साहब के गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हो लिया, इसका मतलब क्या है? बोला पता है। के मतलब है? बोला इसका मतलब यह है
कि सरकार को अब नोट छापने के लिए गोल्ड रखने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा पक्की बात है, यही बात है? बोला बिल्कुल सही बात है। गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म करने का मतलब है कि सरकार को अब गोल्ड की जरूरत नहीं है, वो जितने चाहे नोट छाप सकती है। बोला हाँ जी हाँ, मैं कितने भी छाप सके। बोला हाँ, तो जोर से हमारे पर लोन ले रखे मैं भी छाप लो, जो हमारे पास किस्त लेनी है वह भी छाप लो ना। जब इसके लिए कोई जरूरत नहीं तुमको असली धन की। असली धन है गोल्ड, असली धन है डांगर, असली धन है जमीन, असली धन है हमारी सेहत, असली धन हमारी मिट्टी, असली धन हमारे पेड़, असली धन पानी, असली धन ये है। इसको काबू कर रहे हैं ये लोग कागज के टुकड़ों में नकली नोट दे देके। ये मत जाने दो, अपनी जमीनें मत जाने दो। हम ये कह रहे हैं असली धन बचा रह गया तो अगली पीढ़ी खातर लड़ भी लेवांगे। असली धन नहीं बचा, सेहत नहीं बची, डांगर नहीं बचे, बीज नहीं बचा, पानी नहीं बचा, पेड़ नहीं बचे, जंगल नहीं बचा, कुछ नहीं बचना जी। समाज है असली धन, ये जो पहाड़ है असली धन। सरकार के पास इसका कोई, अगर आप लोग साथ दोगे ना, अगर गांव खड़ा होएगा, मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूं जनता सरकार मोर्चा की तरफ से, जल जंगल जमीन और जानवर, एक तो जितनी पंचायती जमीन इन्होंने अपने नाम करी है सरकार ने, सारी उल्टी ले आवांगे पंचायत के पास। और जो पहाड़ के ठेके दे देते हैं ना, ये कोयले के ठेके दे देते हैं, खदान के, लिथियम के खदान के दे दिए, माइनिंग दे दी, इनको ठेके पे नहीं जाएगा भाई। जितना पैसा बचत का होगा सारा सरकार के पास आएगा। ठेका क्यों दिया जाता है पता आप लोगों को? ठेका क्यों दिया जाता है? जहां सारे इलीगल काम करने होते हैं, जहां प्रॉफिट हद से ज्यादा होता है, वहां ठेका दिया जाता है। अगर जैसे शराब का ठेका दे दिया, बेहिसाब पैसा बचता है शराब के ठेके में, बेहिसाब। रातों रात अमीर, सड़क के ठेकों में, कोयले के ठेके, सोने की खदान का ठेका, कोई भी ठेका दे दिया। और मान लो बाई चांस शराब का ठेका दिया था, आदमी मर गया कोई, उस पर जिम्मेदारी क्या है? कुछ भी नहीं, ठेका कैंसिल कर देंगे, बस सरकार की जिम्मेदारी खत्म। इतना मुआवजा दे देंगे, अपने बालक मरांदे रहो, पीछे लेंदे रहो। ठेका वहां दिया जाता है जहां सरकार जवाब देने से भागती हो। यहां आपकी पूंजी है, वो ये पहाड़ गांव की पूंजी है। इस पहाड़ के ऊपर सरकार का कोई हक नहीं है, उल्टा ले आवांगे और वापस समाज दोबारा से, जो कितने परिवार चलते हैं इस पहाड़ से। अगर ठेका दे दिया तो गया सब कुछ, गांव का सब बर्बादी। सरकार ने तो हम बतावांगे, सरकार ने तो हम बतावांगे जब आप लोग खड़े होगे तो। और नहीं तो जब पार्टीबाजियां में लड़े रहे तो सरकार हमने बताओगी, है भाई। जब पार्टीबाजियों में उलझे रहे और बात पूरी नहीं समझी, लड़ाई पूरी समझनी पड़ेगी। देखो जी, जब तक आपको ये नहीं पता इनका मकसद क्या है और हमारे जीने का मकसद क्या है, तब तक हम लोग इस लड़ाई को नहीं लड़ पाएंगे। ये पानी है, समर्सिबल चल रहा है, इधर से आपकी टूटी आ रही है, आप अपनी मोटरसाइकिल धोते आ रहे हो। आप एक आदमी को समझाओगे, जब किसी एक आदमी को समझाओगे कि इतना पानी वेस्ट नहीं करते, उसको कभी समझ में नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। आपकी वो सोच डेवलप हो जाएगी, इतना पानी है तब तक तो बरत ले, अगले आपको देखेंगे। हम ऐसी बात बोल देंगे, वैसे चलती बात में बोल देंगे। लेकिन जब बैठ के पूरे गांव को समझाया जाएगा कि तुम्हारी टूटी का फ्री चलना, समर्सिबल से तुम्हारी गाड़ियां धुलना, और ये पानी की जो लेटरिन के खड्डे हैं, इनकी पाइप बार नाली में खुल के वो सारा गू जोड़ में जाना, जोड़ खत्म करने के लिए था और अंडरग्राउंड पानी खत्म करने के लिए था, ताकि पानी के नाम पे आपको काबू किया जा सके। पानी नहीं है तो आप जिंदा सरवाइव नहीं कर सकते जी। नदियां प्राइवेट होने जा रही है आने वाले टाइम में। नदियों के किनारे बसासत कर लिया करते हमारे पुरखे, लेकिन उसका जुगाड़ उन्हें पक्का करने लग रहे हैं। नदियों पर नदियां देख लो आपने, नदियां नीचे से पक्की कर दी सारी की सारी, ताकि नीचे पानी ना जाए। अंडरग्राउंड पानी रिचार्ज हो गया तो ये फिर दोबारा खड़े हो जाएंगे। पानी उनके काबू में तब रहेगा जब पानी नीचे ना जा पाए। खेत में पेस्टिसाइड यूरिया डाल के उसके ऊपर एक केमिकल जम जाता है जमीन के ऊपर, पानी नहीं पीती फिर जमीन, फिर बाढ़ ही आएगी वहां। आपकी सड़कें गलियां सारी कच्ची होया करती, हर जगह से पानी नीचे जाया करता, हर जगह पक्की कर दी उन लोगों ने ताकि पानी नीचे ना जाए। कदम नहीं सोच रहे हो यो विकास होने लग रहा है, यो विनाश का रास्ता है। यो इसको पूरा गांव बैठ के समझाएंगे तब समझ में आओगा। ये तो मैंने एक लाइन बताई है, छोटी बात बताई है, जब आप इसके तार जुड़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा आपकी बर्बादी प्लान करके करी गई है। इसके बहाने में दूसरा चीज बता देता हूं, आपके बच्चा
यूं कहोगा गांव में कुछ नहीं रखा, खेत में कुछ नहीं रखा, उसको शहर जाना है पढ़ने के लिए भी, उसको शहर जाना है सब काम करने के लिए। और वो शहर वाला अपने बापू ने कहने लग रहा है कि शहर में कुछ नहीं धरा, मैंने चंडीगढ़ जाना। और चंडीगढ़ वाला न्यू कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं धरा, मैंने तो कनाडा जाना। मतलब जहां जो करीब बिहार के अंदर कोयला और कोयला और सोना इतनी खदान है, अगर वो सारा पैसा देश की सरकार के पास आ जाए, पूंजीपतियों के पास ना जाए, सिर्फ सरकार के पास आ जाए और सरकार उस पैसे को बांटने लगे, हर आदमी को हर महीने 3-4 लाख रुपया मिल जाएगा। इतना सोना और इतना कोयला है हमारे पास, भंडार पड़े हैं अगले 10, 15, 20 सालों के बेशुमार। और ये लोग उसके अंदर आग लगा देते हैं ताकि महंगा रहे, ताकि देश की जनता को पता ना लग सके। पूरी की पूरी खदान के अंदर आग लगा देते हैं, पूरे जंगल जला देते हैं, पूरे जंगल खत्म कर देते हैं। अब इन लोगों को यह पता लग गया कि अगर जो बिहार के आदमी को यह मालूम पड़ गया कि तू मालिक है इस धरती का और तू इतना समृद्ध है, तो वो क्या करेंगे, वो उसको वहां से विस्थापित करेंगे कि बिहार में रोजगार नहीं है। तो बिहार का आदमी रोजगार के लिए हरियाणा और पंजाब में आएगा, और हरियाणा और पंजाब का बच्चा रोजगार के लिए कनाडा और अमेरिका जाओगा अपनी जमीन बेच के। वो सारे के सारे लोग ये अपनी जगह छोड़ के कैसे जा रहे हैं। यहां आपका गांव का नाम है मेडा। मेडा का आदमी तो नौकरी करने जाएगा दादरी, और दादरी का मास्टर के पता हो जिन्होंने मकान बना रखा, वो आपके स्कूल में पढ़ाना आता हो। क्यों जी? मतलब यहां का आदमी कहीं और जा रहा है, वहां का कहीं और जा रहा है। इससे फायदा किसको है? बाजार को फायदा है। ये बाजार के ऊपर सारा कुछ निर्भर करने लग रहे, और हम लोग ये मान रहे हैं कि ये विकास है कि हमारे पास गाड़ी नहीं थी, आज हमारे पास 2-2 गाड़ियां हैं। ये विकास नहीं है 2-2 गाड़ियां। वो मेरे को कहने लगे, एक मास्टर जी कहते थे, देखो तो भाई आप विरोध तो करते हो लेकिन सड़कों का फायदा तो बहुत है। मैंने कहा क्या फायदा है? बोले देखो चंडीगढ़ 3.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। मैंने कहा चंडीगढ़ 3.5 घंटे पता, पर चंडीगढ़ जाने की जरूरत क्या है तुझे? चंडीगढ़ में क्या है तेरा? तेरी रिश्तेदारी पड़ोस में कहीं, तेरा भाईचारा तेरे गांव में, तेरा बालक गांव के स्कूल में पढ़े, गांव के लिए तैयार हो, अपनी मिट्टी से जुड़ा काम करे, अपने परिवार के साथ रहे, तनक कड़े जाने की जरूरत है? तेरे गांव में कपड़ा बनता हो, तेरे गांव में तेरे खाने का सामान बनता हो, तेरे गांव में तेरा लोहार का खेत का काम, तेरे गांव में तेरा सब कुछ होता हो, तुझे जरूरत क्या है कहीं जाने की? हमें तो जो गांव में जो जमीन से एक्स्ट्रा उत्पादन होगा उसको बेचने के लिए जाना पड़ेगा बाहर, सिर्फ उसी के लिए जरूरत है ना। नहीं तो मतलब एक सरसों बोते रहो, फिर दाल भी लेके आओ, गेहूं भी लेके आओ, बाजरा भी लेके आओ, फिर कपड़े भी लेके आओ, सब कुछ बाजार से लेके आओ, और जो सरसों बोलने लगे उसका कोई वैल्यू नहीं मिला है। जो आपके पास है उन्हें कोई पूछता नहीं, और जो चीज आपने लेनी वह महंगी। जब टमाटर आपके पास खूब होया, 5 रुपए किलो बिका कि नहीं बिका? चल कुछ लोगों ने तो खेत में बा दिया, लेकिन मैं कह रहा हूं कति हाईएस्ट जो टॉप पोजीशन थी 5 रुपए थी, जो मतलब नहीं था पीक पर, वही इस टाइम 5 रुपए बिका। अब ये पर्ची छाप के मनमर्जी की अडानी को पकड़ा दी। अडानी ने सारा का सारा टमाटर साइलों में बंद कर लिया। वो आदमी 1 क्विंटल टमाटर बेच के 500 रुपये कमा के ले आया, घरवाली को दिए, ले पकड़ तू, तेरे काम आ जाएंगे। बाद में घर में कोई फंक्शन आ गया, कोई कथा कहनी आ गई, उसने लेने पड़ गए टमाटर, हलवाई ने लिख दिया टमाटर लेका। उस टाइम टमाटर हो रहा 250 रुपये, उन 500 रुपये में 2 किलो आए। 100 किलो टमाटर का 2 किलो बना दिया। नहीं समझे बात आप? आपकी मेहनत को ऐसे ऐसे चुटकियों में उड़ाते हैं ये लोग। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आपको चाहिए वो अगर आप यहीं पैदा करोगे, आप धनवान हो बहुत। जो ऑर्गेनिक खाना आप खाते थे ना, जो असली जिंदगी आप जीते थे, जिस लेवल की खुशी वाली, भाईचारे वाली, माइंड फ्री, बीमारी फ्री, और परिवार के साथ में, और जो बिल्कुल आनंद ही आनंद था। रिश्तेदारी में चले गए, 4-4 दिन ना आए, 5-5 दिन ना आए, कोई नहीं पूछता, क्योंकि इतना बड़ा परिवार अपने आप संभाल रहा, कोई टेंशन नहीं, डांगर डोर की है, इतना घी, इतना दूध, सब कुछ मिलता है। आज अगर शहर में रंधा होना आदमी, 5 लाख रुपए कमाने वाला आदमी अपने बच्चे को वैसा खाना नहीं खिला सकता जो आप रोज खिलाया करते थे। आज त्योहार पे परिवार इकट्ठा हुआ है, उस टाइम तो परिवार ही इकट्ठा था, रोज त्योहार होया करता हमारा। तो नहीं क्या करते, भारत त्योहारों का देश है। त्योहारों का देश नहीं होता कि यहां हर दिन त्योहार होता था हमारा, तड़की सांझ पूरा परिवार इकट्ठा बैठ के खाना खाता था। हम लोगों के पास सारा समाधान है, गांवों के पास। हम लोग मतलब आप लोग जो बुजुर्ग हैं, उनको सब पता है क्या गलत है क्या सही है, न्याय प्रणाली में कहां गलती हो रही है, एजुकेशन में कहां गलती है, पता है, लेकिन उनकी सुन कोई नहीं रहा। हम जो नौजवान बच्चे हैं, हम बुजुर्गों से न्यू कहना है कि अपना ज्ञान जो अपना अनुभव हो दे दो मारता है,
ताकि हम अगली पीढ़ी के लिए कुछ तैयार कर लें कि भाई वो जो जीवन था हम इतने मजे में क्यों कर जी गए। अरे बाड़ा सारा तो परिवार बीमार पड़ा, सारे घर में कलेश, मुकदमे ही मुकदमे, बचत जीरो, आमदनी कुछ नहीं, खर्चा ही खर्चा, जूत बाजा पड़ा, भाई ने भाई खान ना आवे, घर के घर में जूत बज रहे, तलाक इतने होने लग रहे, डिप्रेशन के केस, बीपी के केस, हार्ट के केस और क्या क्या केस सुनोगे, के सुनोगे। सारा तो बेरा आप लोगों ने नाश होने में बस एक ठोकर लागण की कसर रह रही है, नहीं तो कति होया पड़ा हमारा। अब यहां से अगर उठे नहीं तो मन लगता नहीं हमारे पे कुछ बचेगा। आने वाला है ये 2030 तक इन प्लानिंग कर रखी है और आप अपने हाथा जल्दी कर लेंगे। लेकिन हम न्यू कहना है यहाँ भाई एक रास्ता गलत है, एक रास्ता सही है, चाहे सही रास्ते पर कोई ना चलो मारी गेल, हम गलत रास्ते नहीं जावांगे। जो बात जायज़ है, जो सिद्धांत की हम वह बात करांगे। या बात करने वाले लोग हैं हम जनता सरकार मोर्चा वाले, तो आपसे हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक तो अगली मीटिंग जब आप गांव में करा, सारा गांव आ जाओ, क्योंकि गांव में जब तक पता नहीं चलेगा ना, जब तक उसकी सोच में नहीं आंदा, आप नहीं समझा पाओगे उसको। हमारे पास तो बोलने के लिए 7 दिन की ट्रेनिंग थोड़ी पड़ेगी। हमने एक अपनी लोगों की ट्रेनिंग करी थी 200-250 लोगों की, 7 दिन, उसके बाद भी नहीं बोले जी तो मंगाई तो रह रहा है कुछ तीसरी अगली ट्रेनिंग में, मतलब एक 3 दिन की करी, एक 7 दिन की करी, और ये बिनु कह रहे माही एक और होगी थारी। सोचो इतना सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक 10-10, 11-11 घंटे बताने के बाद भी न्यूज सबर नहीं आया हमारा कि यार इन मानसा ने बेरा लाग गया होगा सारी बात का। यह अपना सारा कुछ दांव पे लगा के लगे कि ना भाई गांव के आदमी को समझाए बिना आप गांव नहीं बचा सकते, और गांव नहीं बचेगा तो ये देश नहीं बचेगा। गांव से ही देश है, देश से गांव नहीं है। और ये लोग आपके गांव में कोई फैक्ट्री ले करके, कोई मिथेन की फैक्ट्री ले करके, कोई इथेनाइल की ले करके, कोई इथेनॉल की ले करके, कोई शुगर मिल ले आके, कोई पावर हाउस ले आके, कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट ले आके, ये आपकी जमीन हथियान पर लगे पड़े हैं। ये छोटा है को नहीं, डंपिंग यार्ड बनाओगे बदबू ही बदबू रह जाएगी आसपास और कुछ नहीं। तो मैं ये कहता हूँ जी आप 23 तारीख ने गांव राम पहुँचो, और 23 के बाद फिर पूरा गांव इकट्ठा हो, आप फिर चर्चा करांगे। जितना आप कहोगे उतना, जितने आपने सब्र है, आप सुनने वाले होने चाहिए, मार पे बोलना भी इतना समान है, सारा आपके काम का, मारे काम का कुछ नहीं, मानो तो बेरा लगे है। हाँ उधर बाईपास पे, तो आप लोग पहुंचियो जी।